क्लास 11th स्टूडेंट्स, लाइट रिएक्शन फिनिश होने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये जो टॉपिक है ये लाइट रिएक्शन के जस्ट बाद आता है और इसमें लाइट रिएक्शन के सारे कंपोनेंट यूज होते हैं। अगर आप फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस टॉपिक को अगर पढ़ते हैं आप, ठीक है ना। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस टॉपिक ये दो जगह हैं। एक आपका चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यहाँ पे भी ये टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 14 में। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी ये टॉपिक आपको मिलेगा और वहाँ पे भी एटीपी सिंथेसिस करना है थ्रू कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, अभी आपका जो करंट चैप्टर चल रहा है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस ऑफ हायर प्लांट चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको ये कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस टॉपिक पढ़ना है और यहाँ पे भी आपको एटीपी फॉर्मेशन या एटीपी सिंथेसिस डिस्कस करना है आपको, ठीक है ना। तो ये जो है आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एज वेल एज फोटोसिंथेसिस में कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, और दोनों का रिलेशन एटीपी से है, दोनों का रिलेशन प्रोटॉन ग्रेडियंट से है, दोनों का रिलेशन हाइड्रोजन से है। ठीक है, तो जब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो सबसे पहले यही डिस्कस किया गया है कि कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस रेस्पिरेशन में भी यूज होता है और आपका फोटोसिंथेसिस में भी यूज होता है, बट दोनों में डिफरेंस है। रेस्पिरेशन में एक्चुअली वहाँ पे कैटाबॉलिज्म होता है और आप जब फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो वहाँ पे एनाबॉलिज्म होता है। दैट मीन्स रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल्स का और फोटोसिंथेसिस में मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में दो अलग अलग चीज़ें हैं, बट दोनों का रिलेशन एटीपी से है, हाइड्रोजन से है, प्रोटॉन ग्रेडियंट से है और दोनों जगह पे एटीपी सिंथेटिस यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार मैं एनसीईआरटी में आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या बोल रखा है, लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दैट मीन्स कि ये बात कर रहा है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, द कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म like in respiration. In photosynthesis too, ATP synthesis is linked to development of proton gradient across a membrane. This time these are the membranes of thylakoids. There is one difference though, here the proton accumulation is toward the inside the membrane in the lumen. In respiration, that means कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात कर रहा है, प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द ईटीएस। ठीक है, द माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द ईटीएस। ठीक है, let us understand what caused the proton gradient across the membrane. We need to consider again the processes that take place during the activation of electrons and their transport to determine the step that causes a proton gradient to develop. ठीक है, तो ये जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, ठीक है, वो सारी बातें यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे मेंशन ये है कि एटीपी का फॉर्मेशन जो है रेस्पिरेशन में भी होता है, फोटोसिंथेसिस में भी होता है, दोनों में कॉमन हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस कौन सा है यहाँ पे, हाइपोथेसिस आपका कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, और दोनों कंडीशन में प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होता है। प्रोटॉन का जब एक्यूमुलेशन होता है तो प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट को फिर मैनेज करना होता है, शिफ्टिंग होती है प्रोटॉन की, और जब शिफ्टिंग होती है तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यही चीज आपको कीमो ऑस्मोटिक में डिटेल पढ़ना है 1 by 1। ठीक है, जितने भी इसके स्टेप हैं उसको 1 by 1 हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। जब आप कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस
फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? स्टार्टिंग होता है वाटर स्प्लिटिंग से। ठीक है, आप सबको पता है कि जब लाइट्रेशन होता है तो लाइट्रेशन की स्टार्टिंग में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग होता है और वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाता है टूवर्ड द फोटो सिस्टम सेकेंड। ठीक है, यहाँ जब H2O की स्प्लिटिंग हुई, ऑक्सीजन निकला, हाइड्रोजन निकला, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी निकला। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर जा रहा है? ये मूव कर रहा है लाइट रेशन के जितने भी कंपोनेंट्स है उस कंपोनेंट्स में, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं। ये पहुंचता कहाँ पे? ये पहुंचता है फोटो सिस्टम फर्स्ट की तरफ। ठीक है, ये सारी स्टोरी जो कल मैंने आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, वो सारी स्टोरी यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, और फोकस कहाँ पे करना है? फोकस करना है हाइड्रोजन पे। ठीक है, हाइड्रोजन जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और प्लस जो हाइड्रोजन इधर से आ रहा है। ठीक है, जो ये स्ट्रोमा में जो ऑलरेडी प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो प्लास्टो क्यूनियन के हेल्प से वो भी कहाँ पे आ रहा है? ल्यूमन में आ रहा है, और ल्यूमन में प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन हो रहा है या हाइड्रोजन आयन का एक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपका एनसीईआरटी में मेंशन है, आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में मेंशन क्या है? सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। आपको जस्ट मैंने बताया कि वाटर स्प्लिटिंग मॉलिक्यूल्स कहाँ पे है? इनर साइड में है। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वाटर स्प्लिटिंग कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड, इनर साइड ऑफ थैलाक्वाइडल मेम्ब्रेन। ये एक्चुअली क्या है? आपका थैलाक्वाइडल मेम्ब्रेन है और ये उसका इनर साइड है और ये आउटर साइड है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। सिंस स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ the membrane, the proton or hydrogen ion that are produced by splitting of water accumulate within the lumen of thylakoids. Then as electrons move through the photosystem, protons are transported across the membrane. This happen because the primary acceptor of the electrons. ठीक है, ये जो स्टोरी है, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में 3 पॉइंट्स दिए हैं। 1 पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया जिसमें मैंने आपको बताया वाटर स्प्लिटिंग के बारे में। ठीक है, जो नेक्स्ट है मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एक्चुअली रिलेटेड किससे है? वो रिलेटेड है प्लास्टोक्यूनोन से। किससे रिलेटेड है वो? प्लास्टोक्यूनोन से। PQ को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टोक्यूनोन। ठीक है, ये जो प्लास्टोक्यूनिन है इसको बोला गया है प्राइमरी एक्सेप्टर बोला है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ऐसा एक्चुअली होता तो नहीं है बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्राइमरी एक्सेप्टर है। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि प्राइमरी जो एक्सेप्टर होता है वो फियोफाइटिन होता है। तो यहाँ पे आपको फियोफाइटिन मेंशन नहीं करना है, यहाँ पे आपको प्लास्टोक्यूनिन को मानना है। ठीक है, प्लास्टोक्यूनिन जो है एक ऐसा कैरियर है जो हाइड्रोजन को भी कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन को भी कैरी करता है। ठीक है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वाटर के स्प्लिटिंग से, वो इलेक्ट्रॉन जो है उसको भी PQ ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम को, ठीक है, या आगे के कंपोनेंट्स को, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन को भी करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देता है कहाँ पे? ल्यूमन ऑफ थैलाक्वाइड्स में, ल्यूमन ऑफ थैलाक्वाइड में। ठीक है, तो ये जो स्टेप है यहाँ वाला, ये सेकेंड पॉइंट में जिसको B से मेंशन किया है एनसीईआरटी ने, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। अच्छा, आप अच्छे से देखो क्योंकि ये टॉपिक बहुत टफ है, इम्पॉर्टेंट भी है, इसको अच्छे से पढ़ना होगा आपको। As electron move through the photosystem, protons are transported across the membrane. This happen because primary acceptor of electron, that means कि प्लास्टोक्यूनोन, which is located toward the outer side of the membrane. आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम में कि ये आउटर साइड में है। ठीक है, आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन transfer its electron not to be electron carrier but to an हाइड्रोजन कैरियर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो ये पास कर ही दे रहा है, इसके साथ साथ ये हाइड्रोजन भी क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है। ठीक है, hence this molecules remove a proton from stroma। ठीक है, ये जो स्ट्रोमा साइड से है, स्ट्रोमा साइड का प्रोटॉन ये मूव करके अंदर ला रहा है। ठीक है ना,
when this molecule passes on its electron to the electron carrier on inner side of membrane। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये क्या है आपका, ये इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज ये पास करता जा रहा है यहाँ तक, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पे मेंशन है कि when this molecule passes on its electron to electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side or lumen side of the membrane। तो प्रोटॉन को क्या कहाँ भेज रहा है, ये भेज रहा है ल्यूमन साइड में, ठीक है। तो ये आपका हो गया बी पॉइंट, ठीक है, एज पर एनसीईआरटी आप देख सकते हैं यहाँ पे बी पॉइंट में ये डिस्कस है, ठीक है। देन सी पे देखते हैं, सी में डिस्कशन होगा यहाँ के बारे में, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है इसको यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो आपको मैं अपने बनाए हुए डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आपका इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, प्लास्टोसाइनिन से ये आ रहा है फोटो सिस्टम फर्स्ट में, ठीक है, और वहां से ये जा रहा है फेराडॉक्सिन, एफडी मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, एफडी मीन्स फेराडॉक्सिन, ठीक है, ध्यान देना होगा, एफडी मीन्स फेराडॉक्सिन। और यहाँ पे एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ठीक है, ये क्या है, फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज है ये, ठीक है। तो ये जो है एंजाइम का नेम है, ये जो एंजाइम का नेम है इसका फंक्शन क्या है, NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट करना। दैट मीन्स कि NADP प्लस को रिड्यूस कर देना, क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है, और रिड्यूस करके NADPH में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और इस कन्वर्जन में हाइड्रोजन के साथ साथ इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वाया फेराडॉक्सिन, वो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, NADPH बनाएंगे, ठीक है ना। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ तक चाहिए, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकलेगा तो यहाँ पर नहीं जा पाएगा, ठीक है, और देन NADPH का फॉर्मेशन नहीं होगा। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच हो रहा है NADP प्लस से जब NADPH में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस हाइड्रोजन का सोर्स क्या है, उस हाइड्रोजन का सोर्स ये ल्यूमन का हाइड्रोजन है। ल्यूमन का हाइड्रोजन अगर है तो वही हाइड्रोजन कुछ टाइम के बाद जो है ये बाहर जाता है ल्यूमन से बाहर, दैट मीन्स कि स्ट्रोमा में जाएगा, और यही जो है हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल हो पाएगा जब NADP प्लस का NADPH में कन्वर्जन होता है। तो ये चीज ध्यान देना होगा कि ये बार बार रोटेशन हो रहा है, कभी यहाँ से यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ से यहाँ जा रहा है। ये डिपेंड करता है कि कैसे जो है क्या रिक्वायरमेंट है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप सी पॉइंट देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी समझाया आपको, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग जो सी पॉइंट है, द NADP रिडक्टेज एंजाइम लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये क्या है आपका, स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। आपको मैं डायग्राम में दिखाता हूं, ठीक है, ये आपका क्या है, स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन है, ठीक है, स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन है, अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन दैट come from the acceptor of electron of the photosystem first, protons are necessary for reduction of NADP plus to NADPH, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता ही दिया आपको कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन चाहिए, ठीक है, और ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आ रहा है, जो यहाँ पे ऑलरेडी जो है स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आया है वाया ATP सिंथेसिस, वही हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, देन NADP प्लस NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का ABC, ठीक है, ये A पॉइंट था, आपको मैं दिखा दूं, ये A पॉइंट था आपका, और ये आपका B और C पॉइंट है। इसको इसी डायग्राम पे अप्लाई करना है, जो A पार्ट है यहाँ डिस्कस है, ठीक है, B पार्ट यहाँ पे डिस्कस है, ठीक है, और जो C पार्ट है यहाँ पे डिस्कस है। और इसमें ध्यान क्या देना है आपको, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन का क्या सिग्निफिकेंस है, एज वेल एज प्रोटॉन की शिफ्टिंग कहाँ हो रही है, और प्रोटॉन कहाँ पे हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको समझनी है। और लास्ट में एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि कीमो ऑस्मोटिक जब भी पढ़िए तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ATP का भी फॉर्मेशन होगा, और ATP के फॉर्मेशन के लिए ये हाइड्रोजन जो शिफ्ट हो रहा है ल्यूमन से स्ट्रोमा साइड में, ये रिस्पॉन्सिबल है ATP के फॉर्मेशन में। और देन जब हाइड्रोजन स्ट्रोमा में आ जाता है तो यही हाइड्रोजन NADPH के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा, यही हाइड्रोजन NADPH के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। दैट मीन्स कि कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से आपको यहाँ पे
फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट चैप्टर में ये समझ में आया कि एटीपी भी फॉर्म हो रहा है और एनएडीपीएच का भी फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक का जो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का मैकेनिज्म है ये आपको समझा दिया। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो ध्यान ये देना है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंजाइम इन्वॉल्व होगा जिसको बोलते हैं एटीपी सिंथेटेज। ये ध्यान देना होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटीपी सिंथेटेज के दो कंपोनेंट है, एक CF0 और दूसरा क्या है CF1। ठीक है, CF0 जो है ये कॉपलिंग फैक्टर 0 है। ठीक है, और ये कॉपलिंग फैक्टर फर्स्ट है। ठीक है, CF0 की बात करें तो ये थैलेक्वाइडल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। ठीक है, थैलेक्वाइडल मेम्ब्रेन में ये एम्बेडेड है। ठीक है ना, ध्यान देना होगा। ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। आप बोल सकते हैं कि CF0 जो है ये क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन आप इसको बोल सकते हैं। और ये एक्चुअली में प्रोटॉन को फैसिलिटेट करता है स्ट्रोमा में जाने के लिए। ठीक है ना, प्रोटॉन को फैसिलिटेट करेगा स्ट्रोमा में जाने के लिए। और यहाँ पे एक्चुअली प्रोटॉन जब ट्रांसपोर्ट होता है तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन होता है वो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पे कौन सा डिफ्यूजन होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना होगा। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट की बात करें तो CF0 और CF1 है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। देन एक और पॉइंट है कि जब हाइड्रोजन लीक होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे CF1 में कन्फर्मेशनल चेंज होता है। ये भी ध्यान देना है। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, कन्फॉर्मेशनल चेंज दिखेगा। ये भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कन्फर्मेशनल चेंज जो है ये हेल्प करेगा एटीपी के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, अब एनसीईआरटी की लाइंस हम देखते हैं एक बार फिर से। एनसीईआरटी बोल रहा है कि द प्रोटॉन इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा साइड है ना, तो यहाँ पे प्रोटॉन शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है आपका CF0, मैंने अभी जस्ट बताया, ऑफ एटीपी सिंथेटेज। ठीक है, ATP synthase enzyme consists two parts. One is called CF0 is embedded in thylakoidal membrane and form a transmembrane channel. ये क्या है, transmembrane channel मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। That carries out facilitated diffusion, ठीक है, of protons। तो ये facilitated diffusion प्रोसेस के थ्रू प्रोटॉन को शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, द अदर पोर्शन ऑफ CF1, ये क्या है, CF1 है आपका। ठीक है, CF1 ये आउटर साइड में प्रोड्यूड है, ये बाहर की तरफ प्रोट्यूड है, निकला हुआ है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना होगा। और ये बाहर की तरफ प्रोट्यूड, दैट मीन्स कि स्ट्रोमा साइड में है। ठीक है, इसका फेस जो है वो स्ट्रोमा साइड में, ध्यान देना होगा, स्ट्रोमा साइड में इसका फेस है। ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट प्रोवाइड एनफ एनर्जी टू कॉज अ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन CF0। ठीक है, जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, जब प्रोटॉन एक्यूमुलेट होता है तो ये प्रेशर जनरेट करता है। ठीक है, CF1 पे, और CF1 में कन्फर्मेशनल चेंज होता है। और कन्फर्मेशन चेंज का जो बेनिफिट मिलता है वो क्या मिलता है, एटीपी का सिंथेसिस। ठीक है, एटीपी के सिंथेसिस के लिए कन्फर्मेशनल चेंज यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे ध्यान से आपको पढ़ना है। जैसे कि ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल कौन सा है, CF0 है। यहाँ पे प्रोटॉन शिफ्ट कर रहा है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कर रहा है। CF1 जो है वो प्रोट्यूड है बाहर की तरफ टुवर्ड द स्ट्रोमल साइड। ठीक है, और जब प्रोटॉन लीक कर रहा है तो CF1 में कन्फर्मेशनल चेंज हो रहा है, उसका बेनिफिट एटीपी सिंथेसिस में मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी लाइंस आपको ध्यान देनी है। इसके साथ साथ और भी कुछ पॉइंट्स है मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। जैसे मैं बता दूं आपको कि कीमोऑस्मोसिस अगर हो रही है ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस और NADPH सिंथेसिस, तो कीमोऑस्मोसिस में रिक्वायरमेंट क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आ मेम्ब्रेन, ठीक है, आ मेम्ब्रेन, आ प्रोटॉन पंप, आ प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट ल्यूमन प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है ल्यूमन के अंदर होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका क्या है, एटीपी सिंथेटेज। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट कीमोऑस्मोसिस
के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और देन फाइनली एटीपी बनेगा और NADPH बन जाएगा। और आप सबको पता है कि एटीपी और NADPH जो है ये यूज़ कहाँ होगा, ये यूज़ होगा बायो सिंथेटिक फेज में। दैट मीन्स कि ये यूज़ होगा डार्क रिएक्शन में, ठीक है। डार्क रिएक्शन ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आप NCERT के डायग्राम को ही फोकस करेंगे और मेरे बनाए हुए डायग्राम को ही फोकस करेंगे, और सारी लाइनें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना होगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।